वो जो एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब आप कर रहे होते हो ना, इवन तो आपको रिज़ल्ट एट द एंड अच्छा मिले या फिर बुरा मिले, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो होती हैं जब जर्नी के अलॉन्ग हम जो सारी चीज़ें सीखते हैं ना, वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहती हैं। एंड कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन टुडेज़ वीडियो। सो द नंबर 1 इज़ नो योर एग्ज़ाम। जिस भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्ज़ाम का आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। उस एग्ज़ाम का हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमें पता होना चाहिए। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उस एग्ज़ाम में इजी, मीडियम, हार्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक सिलेबस की अगर हार्ड कॉपी हमारे पास होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती थी। चाहे ये 11th की बात कर लूँ या मैं 12th की या फिर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात कर लूँ, हमेशा ये चीज़ मुझे हेल्प हुई है कि जिस भी आप एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, उसकी एक एटलीस्ट एक हार्ड कॉपी सिलेबस की अपने साथ रखो, सो दैट आपको पता लगे कि उस एग्ज़ाम्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा सिलेबस है तो सभी में से आएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि फेवरेट होते हैं उस एग्ज़ाम में, कि वो तो पूछे ही जाएंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ना, वो आपके माइंड में उस सिलेबस की एक कॉपी फिट हो जानी चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना उस एग्ज़ाम में कि ये टॉपिक आता है, तो आपको हर एक चीज़ उस एग्ज़ाम के बारे में पता होनी चाहिए। अगर सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास होती है ना, तो उससे ये हो जाता है कि आपके माइंड में आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा फोकस कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे होना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब एग्ज़ाम्स में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो रिसोर्सेज मेक्स अ बिग डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो इस इंडिपेंडेंस डे पीडब्ल्यू काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे हर एक स्टूडेंट का इंजीनियर बनने का जो सपना है, सपना देखने की आजादी के साथ लेकर आया है बहुत ही अच्छे ऑफर्स अपने बैचेस पर। अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर फिजिक्स वाला के जितने भी बैचेस है उन सभी पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप क्लास 11th में हो और आपका जो फोकस है दैट इज JEE 2025, तो आप परचेज कर सकते हो अर्जुना JEE 3.0। ये सिर्फ 3200 में आपको मिल जाएगा। एंड लक्ष्य JEE 3.0 आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप क्लास 12th में हो और आपका फोकस JEE 2024 है। ये भी आपको 3200 में मिल जाएगा। अगर आपने सोचा है कि आप इस बार ड्रॉप कर रहे हो, तो JEE का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर बैच इज हेयर फॉर यू, प्रयास 3.0 बैच। यही बैच हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है एज प्रयास JEE हिंदी, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपीज है। हर एक बैच में आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, DPPs मिलेंगी, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। टेस्ट सीरीज हर संडे करवाई जाएंगी। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स और माइंड मैप्स भी दिए जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी इन बैचेस में प्रोवाइड किया जाएगा। हर बैचेस की अपनी सेट ऑफ बुक्स है। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, तो अर्जुना JEE 3.0, लक्ष्य JEE 3.0 और प्रयास 3.0 आपको ये बैचेस सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपीज में मिल जाएंगे। अगर प्रयास JEE हिंदी की बात करें तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपीज में मिल जाएगा। PW कोर्सेज और बुक्स परचेज करने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा सकते हो और मेरा कूपन कोड यू कैन यूज अदिति 150। आपको 150 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट उन बैचेस पर मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 20 अगस्त तक ही अवेलेबल है, सो मेक श्योर करना कि उससे पहले आप सभी बैचेस में एनरोल हो जाओ। इज प्लानिंग एंड मेकिंग अ रोड मैप। अब YouTube में ना काफ़ी सारे आप सर्च करोगे कि रोड मैप टू JEE, रोड मैप टू दिस एग्ज़ाम, दैट एग्ज़ाम, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि आप रोड मैप देख लो, उससे आपको आइडिया मिल जाता है। या फिर आप ये भी सर्च कर लेते होंगे, कई बार मैं भी सर्च करती थी, बेस्ट टाइम टेबल फॉर JEE, बेस्ट टाइम टेबल फॉर 11th 12th एग्ज़ाम, लेकिन आप उससे आइडिया ले सकते हो, लेकिन अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। मेरा ये सजेशन मेरे को खुद बहुत हेल्प होता है अभी भी, कि आप दूसरों से सीख ज़रूर सकते हो कि उनका टाइम टेबल क्या था, उससे मैं क्या सीख सकती हूँ। हर एक इंडिविजुअल की कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं,
और वो डिफर करती हैं पर्सन टू पर्सन। बुल से आप ये चीज़ सीख सकते हो कि हाँ, ये चीज़ें मैं अपने टाइम टेबल में ऐड ज़रूर कर सकती हूँ, बट एट दी एंड टाइम टेबल आपका खुद होना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि रात को में भी पढ़ते हो, तो वो जो टाइम टेबल है उस वे से नहीं मैंने बनाया होगा जिस वे से आपको एज एन इंडिविजुअल ही हेल्प होगा। पर्सनली आई वुड सजेस्ट यू कि वीडियोस देख लो। वीडियोस देखने से मुझे भी बहुत हेल्प होता है, चाहे रोड मैप हो चाहे टाइम टेबल हो, लेकिन मैं उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करती हूँ। चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि डू नॉट कॉपी टाइम टेबल और एनी रोड मैप। वो आपको एक जनरल आइडिया ज़रूर दे सकते हैं कि ये वाले एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो चांसेस आर हाई, लेकिन कस्टमाइज्ड अपने लिए टाइम टेबल बनाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सभी के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, जहाँ पे आपको लगे कि आपका मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। किसी भी पर्सन का टाइम टेबल कॉपी करने से बेटर होता है कि हम अपना कस्टमाइज टाइम टेबल बनाएं। सेल्फ स्टडी, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ऐसा बहुत बार बोला जाता है कि इवन भगवान भी आपको आके नीचे पढ़ाने आ जाएंगे ना, स्टिल आपसे नहीं वो चीज़ हो पाएगी अनटिल एंड अनलेस आप खुद उस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करोगे। रिविजन इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारा जो ब्रेन है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ें ही याद कर रख सकता है। अगर आज आपने चीज़ वो पढ़ी है तो आज ही रिवाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है। हम ना लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम जब हमें आती है ना, तो हमेशा एक अगर हमारे पास गाइड करने के लिए कोई भी होता है ना, तो दैट एक्चुअली रियली हेल्प्स। कि अगर किसी पर्सन ने कोई चीज़ क्रैक कर ली है या फिर जिस रोड पर आप चलने वाले वो ऑलरेडी किसी पर्सन ने कवर कर चुके हैं, तो अगर आप उनसे सीख सकते हो ना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग स्किप कर सकते हैं कि हाँ, हम ये मिस्टेक्स तो नहीं करेंगे दोबारा। हम कितनी भी अच्छी कोचिंग ले लें, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम कितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं। अब मैं क्या करती थी ना कि वीडियोस देख लेती थी। अब वीडियोस तो मैंने देख ली, उस टाइम बड़ा क्लियर हो रहा होता था कि अरे हाँ, सब समझ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट लेकिन जब आप खुद पढ़ने बैठते हो ना, तब आपको समझ आता है यार, ये तो चीज़ समझ ही नहीं आई, ये क्वेश्चन तो लग ही नहीं रहे, ये थ्योरी तो मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। तो आप फिर से दोबारा उस थ्योरी को जाते हो, क्लियर करते हो, पढ़ते हो, दोबारा अपने टीचर्स से क्वेश्चंस पूछते हो, दोबारा से वीडियोज़ देखते हो। तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि यार एक गो में समझ आ जाता होगा। मे बी उस टाइम जब आप लेक्चर्स देख रहे हो ना, तब आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा कि वन गो में मुझे सब समझ आ गया फर्स्ट डे। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आपने अगर सेल्फ स्टडी नहीं की ना, नेक्स्ट डे बहुत कम परसेंटेज ऑफ चांसेस होते हैं कि आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। अब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। किसी मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिन्हें वो एक बार में ही सारी चीज़ें ग्रास्पिंग पावर उनकी काफ़ी अच्छी है, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। तो मुझे ना रिविजन हेल्प करता है हमेशा। रीडिंग हैबिट, व्हेन आई वाज इन 11th-12th स्टैंडर्ड, तो मेरे साथ जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कि मुझे रीडिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे रीडिंग करना नहीं पसंद था। मेरे फ्रेंड्स जब भी बताते थे कि हमने ये बुक्स पढ़ी, वो बुक्स पढ़ी, तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था उनकी बातें सुनने में, क्योंकि मुझे पर्सनली खुद था ही नहीं रीडिंग का शौक। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ती थी, तो हर एक पेज को समझने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। तो आई थॉट कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सीखनी पड़ेगी, इम्प्रूव करनी है, मुझे डेवलप करनी है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू डेवलप रीडिंग हैबिट। उसमें काफ़ी अच्छी एक वीडियो मिली यूट्यूब पर। उस वीडियो से जो मैंने चीज़ सीखी वो एक ये थी कि स्टार्ट फ्रॉम दोज काइंड ऑफ बुक्स जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी एक फ्रेंड को फिक्शन बुक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो, तो इट इज़ नॉट कि आपको वो सारी बुक्स से स्टार्ट करना है। अगर आप उससे स्टार्ट करोगे ना, तो थोड़े दिन में ही छोड़ दोगे। ऐसी चीज़, एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट कर सकता है। मे बी वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो मे बी वो एक मूवीज़ के रिव्यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, किसी को बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड हो सकते हैं। तो उन टॉपिक्स से स्टार्ट करो। ये उन सारी बुक्स से स्टार्ट किया रीडिंग करना जो मुझे पसंद थी, ना कि जो औरों को पसंद थी, जो और पसंद करते थे। जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो बहुत बार ऐसा होता था कि 2 पेजेस में 15 मिनट लगा दूँ समझने में। स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो थी, मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे। अभी तो ठीक ठाक है, बट लेकिन उस टाइम पे काफ़ी
बहुत ज़्यादा मैं टाइम लेती थी एक पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए। लेकिन आई थॉट कि ये एक मेरा ऐसा फेज़ है जो मैं लर्निंग फेज़ में हूँ, तो आई शुड नॉट बॉदर अबाउट टाइम। अभी मैं फोकस करती हूँ कि कैसे मुझे ये चीज़ डेवलप करनी है। तो मैंने वो सारी बुक्स रीड स्टार्ट की करना जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। तो मुझे प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स या किसी की बायोग्राफी है, किसी की जर्नी के बारे में मुझे पॉडकास्ट हो गए तो मैंने वो देखना स्टार्ट किए, दैट टू इन इंग्लिश। सब कुछ सारी चीज़ें स्टार्ट की बेसिक से, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। ऐसा नहीं था बहुत ही प्रो लेवल पे चलेगी, एक दिन पे 10 पेज पढ़ी हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने एक 2 पेजेस से स्टार्ट किया। जितना टाइम लगता था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट लेकिन मेरे को इंटरेस्ट आता था। तो वो इवन तो मैं चाहे 1 पेज पढ़ूँ चाहे 2 पेज पढ़ूँ, तो वो ऐसा नहीं होता था कि यार मेरे को अब नहीं पढ़ना, मेरा मन नहीं है। बिकॉज क्योंकि जो मैं बुक पढ़ रही थी उसमें मेरा इंटरेस्ट था, तो मुझे मैटर नहीं किया कि आज मैंने चाहे 1 पेज किया या मैंने कल 2 पेज किया। तो वो मैं एक क्वांटिटी नहीं करती थी। मैं माइंड में मेरा ये रहता था कि यार मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, उस जो बुक मुझे प्रोवाइड कर रही है नॉलेज, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, रैदर देन सेइंग कि यार आज तो मैं इतना नहीं कवर कर पाई तो पता नहीं सीख पाऊँगी या फिर नहीं। तो ये माइंड में नहीं रहता था, बिकॉज मुझे वो टॉपिक इंटरेस्ट करता था तो मैं कंटिन्यू करती थी। और स्टार्टिंग में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था 1 पेज को कवर करने में भी। और फिर धीरे धीरे मैंने अपने जो नंबर ऑफ़ बुक्स थी इंक्रीज़ की, पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन अब तो कम टाइम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा निकाल के पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ पाती। जब भी मैं होम टाउन जाती हूँ तो मैं जितने मेरे कज़न जो छोटे हैं वो उनकी मैं बुक्स लेती हूँ और मैं स्टार्ट कर देती हूँ रीड करना, बिकॉज उनकी स्टोरीज़ काफ़ी फैसिनेटिंग भी होती है और उनके साथ पिक्चर्स होती है, तो दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग एज वेल। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हमारी रीडिंग हैबिट अभी नहीं है तो हम लोग डेवलप भी नहीं कर सकते। आई फील विद टाइम चीज़ें हो जाती है, आपको स्टार्ट करना होता है। कंसिस्टेंसी। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों ने आज मान लो 7 घंटे पढ़ाई की और कल कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो मोमेंटम होता है ना, हमारा कोई काम कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें मोमेंटम जो हमारा एक बना होता है ना स्टडी करने का, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि आप आज 4-5 घंटे पढ़े, कल में भी आप 1 या 2 घंटे पढ़े, इट इज़ ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि हर दिन सेम एफर्ट हम नहीं दे सकते हैं, कभी कभी ऐसा ऊपर नीचे चलता है। हर दिन कुछ अमाउंट ऑफ टाइम देना ज़रूरी है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, आज आपने उसको जो है कंप्लीट पढ़ लिया, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बट अगले दिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा उस चैप्टर से रिलेटेड। ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है ना, आपको जो मोमेंटम बना होता है ना उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, वो टूट जाएगा। मेरे को जब भी ऐसा फील होता है कि यार ये चीज़ मुझसे नहीं पॉसिबल हो पा रही है, तो मैं उन लोगों को देखती हूँ जिनसे ये चीज़ हो पाई है और उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ कि यार ऐसा क्या है कि इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू दिस, वाई दे आर एबल टू डू दिस, इफ़ दे कैन डू वाई आई कांट डू। तो उनसे पूछने में कोई बुराई नहीं होती। मुझे पहले एक चीज़ प्रॉब्लम आती थी कि मैं ऐसा सोचती थी यार आज ना मैं स्टार्ट करूँगी 6-7 घंटे पढ़ना, एक दिन हो गया, 2 दिन भी हो गया, चलो तीसरे दिन ना मैं बैक टू नॉर्मल 1-2 घंटे पढ़ाई हो रही है। तो मेरी एक फ्रेंड से बात हुई मेरी कि मैंने कहा यार ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो तब मुझे एक चीज़ उसने ये बताई कि देखो ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसको बिल्डअप होने में, उसको एज एन हैबिट बिल्डअप होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। अगर आज आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा चेंज लाओ अपने टाइमिंग्स में। 1 घंटे का डायरेक्टली 6-7 घंटे नहीं करना है। 1 घंटे का मे बी आप 1.5 आवर कर सकते हो, मे बी 2 घंटे कर सकते हो, बट इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं लाना है अपने टाइम टेबल में। उससे क्या होगा, 1-2 दिन फॉलो कर पाओगे, उसके नेक्स्ट टाइम जो होगा वो फॉलो नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद हमारे अंदर गिल्ट आ जाता है। धीरे धीरे अपने शेड्यूल में, अपने ड्यूरेशन ऑफ स्टडी टाइम में धीरे धीरे इंक्रीज़ करो उसको, रादर देन एकदम से ड्रास्टिक चेंज लाने से बेटर होता है कि हर दिन कंसिस्टेंटली उस टाइम को फॉलो करो। फिर विद टाइम आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वो 7 आवर जो है वो कंसिस्टेंटली आप उस चीज़ को फॉलो अप कर पाओगे। मैं एक काफ़ी बड़ी गलती जो करती थी वो ये थी कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में
आई तो मैंने देखा डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट बुक्स कर रहे होते हैं। कुछ कोचिंग का मटेरियल सॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ लोग NCERT फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है किसी वेबसाइट से JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं, कुछ लोग कोई बुक पर्टिकुलर बुक ऑथर की बुक सॉल्व कर रहे तो कोई कुछ और बुक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री ले लेते हैं, कोई OP टंडन सॉल्व कर रहा है, कोई जो है MS चौहान सॉल्व कर रहा है। डिफरेंट बुक्स होती है मार्केट्स में, हर एक बुक का एक फ़्लो होता है किसी भी टॉपिक को समझाने का। तो मैं क्या गलती करती थी, एक बुक से एक टॉपिक पढ़ लिया, चलो उसी सेम टॉपिक को दूसरी बुक से भी पढ़ लो। अब एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी, 1 बुक 1 रेफरेंस बुक 1 टीचर एंड मल्टीपल रिविजन्स। ये मैंने अमन भैया की वीडियो थी, मैंने वहाँ से चीज़ सीखी थी एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स मी अ लॉट स्टिल नाउ। चाहे एक बुक चूज़ करने में चाहे कितना टाइम लगा लो, लेकिन स्टिक विद दैट। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो मैं क्या करती थी कि जो भी मुझे ऐसे लगता था कि ये टॉपिक्स में से यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मैं उसके ना शॉर्ट नोट्स बना देती थी और मैं उसे मेंशन कर देती थी अपनी एक ऐसी डायरी में जहाँ पे मॉक टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट एनालिसिस होते थे मेरे, तो वो सारी चीज़ें मैं उधर नोट डाउन करती थी। अब ये जो प्रैक्टिस मैंने उस प्रिपरेशन के टाइम पे की ना कि एक टेस्ट दे रही हूँ, उससे एनालिसिस कर रही हूँ, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है उनको लिख रही हूँ। अब वो आज के टाइम पे मुझे कैसे हेल्प होता है, मेंटेनिंग अ जर्नल। अब जनरल जब मैं एक डायरी मेंटेन कर रही हूँ उसमें मैं चीज़ें लिखती हूँ कि प्लानिंग करती हूँ कि यार ये चीज़ें मुझे करनी है, या मैं कहीं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी पॉडकास्ट से मैं कुछ चीज़ें सीखती हूँ तो मैं वहाँ पे लिखती हूँ, तो उससे क्या होता है कि क्लैरिटी आ जाती है। और कभी भी अगर हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसको रियलिस्टिक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बनाएं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हम उसको फॉलो कर पा रहे होते हैं। वरना अगर हम ये माइंड में सोचें कि एक पर्टिकुलर मैंने प्लानिंग कर ली है एंड अब तो मैं 12-13 घंटे पढ़ने वाली हूँ या फिर पढ़ने वाला हूँ, तो अगर वो चीज़ नहीं हो पाएगी तो फिर आपको ना दुख होगा कि यार मैंने प्लान तो कर लिया बट मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक होके सोचो कि इवन दो अगर मैं 100% वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाई, स्टिल इफ़ आई एम एबल टू डू 60 to 75%, दैट इज़ रियली अ बिग अचीवमेंट एंड यू शुड अप्रिशिएट इट। इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही था कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, और डू लेट मी नो योर लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लेट मी नो बाय हिटिंग दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। I will meet you in the next video. Till then, bye bye.